एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है कि क्या यहाँ पर धामी सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है या फिर इसको लेकर बात कुछ और है। लेकिन इस वक्त भाजपा पर विपक्ष यानी कि कांग्रेस भी लगातार ये आरोप लगा रहा है कि भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, ये भी एक वजह है। लेकिन हकीकत क्या है, क्या इसके पीछे की वजह है कि कैबिनेट विस्तार नहीं हो पाया, और जो भाजपा का कहना है कि जब समय आएगा तो इसको भी करेंगे, इसको लेकर विपक्ष का क्या कुछ कहना है, आज चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले एचएनएन पर इस डिबेट में उनका स्वागत कर देता हूं। सत्यवीर सिंह चौहान जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं। चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका। गिरिराज किशोर जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। गिरिराज जी, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरीश मैकुरी जी भी हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। सत्यवीर चौहान जी, आपसे शुरू करता हूं। हमेशा ही इस बात की अटकलें होती हैं कि कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, और इस बार अगर आज की बात की जाए तो इसलिए इस वजह से भी इस बात को ज़्यादा बल मिला है क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं, वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंचे। तो एक बार ये कहा जा रहा है कि ठीक है, कैबिनेट का विस्तार एक बार हो सकता है, या फिर कई विधायक और अगर वरिष्ठ नेताओं की बात करें तो राज्य मंत्री की भी वो दौड़ में हैं और टकटकी लगाए हुए बैठे हैं। लेकिन आखिर वजह क्या है कि कैबिनेट का विस्तार नहीं हो पा रहा है? और कैंथोरा जी, ये कोई प्रश्न नहीं है कि कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है। मैं उन विषयों पे आऊँगा। पहले आपने कहा आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस समय दिल्ली में हैं। आज 2024 के चुनाव संपन्न हुए, नया कैबिनेट केंद्र में बना और काफ़ी नेताओं ने उत्तराखंड में आके परिश्रम करा। हमारे लिए यहाँ पर उन्होंने लोगों के बीच में जाने का काम किया, और हमारे कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार से अपने नेताओं के प्रति उत्साह होता है कि वो केंद्र से आएंगे या अन्य राज्यों से आएंगे, तो वो सभी राज्य में आए, उन्होंने परिश्रम करा, और उसके आधार पर हमको कहीं ना कहीं सभी का जो गिलहरी का स्वरूप था उस आधार में सभी ने प्रयास किया, और उत्तराखंड में जो इतिहास था वो बदला नहीं, और इतिहास को और मजबूती मिली है कि हम 5 सीटें फिर से जीत के आए। तो उन सभी लोगों सभी जो हमारे नेतागण हैं, वरिष्ठ नेतागण हैं, चाहे कैबिनेट के मंत्री हो या अन्य जो हमारे सांसद चुन के आए, उनसे मुख्यमंत्री जी के शिष्टाचार भेंट, और जो इस बीच में जो कालखंड गुजरा है, जो मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड के विकास के दृष्टि से रखते हुए, जनमानस के कामों को दृष्टि से रखते हुए, आने वाले भविष्य में उत्तराखंड की क्या मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन सभी का होमवर्क करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले, तमाम कैबिनेट के मंत्रियों से मिले, और उन पर वो ज्ञापन उनको सौंपा है कि ये वर्तमान में उत्तराखंड में कार्य होने हैं और जो संचालित है। हमारा विशेष जो ध्यान भी आदरणीय मुख्य पुष्कर सिंह धामी जी का जो विशेष ध्यान भी है कि उत्तराखंड में अधिक से अधिक योजनाओं को केंद्र के माध्यम से यहाँ पे लाया जाए, और उत्तराखंड सरकार के जो संबंध है केंद्र सरकार से प्रगाढ़ बने रहे, जिससे कि यहाँ के लोगों को अधिकाधिक लाभ मिल सके। उसी विषय में आदरणीय मुख्यमंत्री जी वहाँ गए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट जी भी वहाँ पर है। तो ये जो इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि चुनाव के बाद जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे होमवर्क किया, वहाँ के हमारे जो नेतागण हैं उनसे शिष्टाचार भेंट करना, और ये हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, संपूर्ण उत्तराखंड वासियों के लिए। जब जब हमारे मुख्यमंत्री जी जाते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं या कैबिनेट के किसी मंत्री से मिलते हैं, या हमारे उत्तराखंड के कोई भी मंत्री वहाँ पे जाके मिलते हैं, उत्तराखंड के प्रति जब वो विकास के जो कार्यों को लेके जाते हैं, वो हमें 100% वापस में वहाँ से मिलते हैं कि ये कार्य होना चाहिए। और कैबिनेट विस्तार की आपने ये बात करी, जो वर्तमान में जो कैबिनेट है जिस प्रकार से उसने ऐतिहासिक कार्य किए हैं, एक भी ऐसा कार्य नहीं है जिसपे कि उत्तराखंड की जनता ने प्रश्न उठाया हो, किसी भी प्रकार का किंतु परंतु या आशंका की दुविधा उत्तराखंड के किसी भी जनमानस के अंदर उत्पन्न हुई हो। उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से एक घटना घटती है, बनपुरा में जब घटना घटती है, यहाँ पर अतिक्रमण के ऊपर मुख्यमंत्री जी प्रहार करते हैं कि अभी तक का जो आंकड़ा भी है कि कैंथोरा जी 5000 एकड़ से अधिक की जमीन हमने अभी तक अतिक्रमण से मुक्त कराई है, और ये कार्य लगातार गतिमान है। बनपुरा में जब हमारी निगम की टीम जाती है, वहां से अतिक्रमण को ध्वस्त करके आती है, उसके बाद सुनियोजित तरीके से वहां पर हमारे सरकारी कर्मचारियों पर, नगर निगम के कर्मचारियों पर उन पे प्रहार किया जाता है। बड़ा ही धैर्य के साथ हमारे पुलिस बल ने, वहाँ के स्थानीय कर्मचारी थे, उन्होंने धैर्य दिखाया। उसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब रिपोर्ट मिली, उसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री दंगा विरोधी कानून बनाया। कहीं किसी के मन में किंतु परंतु का विषय नहीं आया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के माध्यम से यह फैसला लिया। ये फैसला लिया तो उत्तराखंड के भविष्य के हित में लिया, और वहीं पर मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि वहां पर जहां पर यह घटना घटी है, जहां पर डिमोलिश किया है, वहां पर थाना खुलेगा, और उसका वो कार्य गतिमान है।
यही नहीं, जब उत्तराखंड में तमाम वो आंदोलन हो रहे थे कि भाई ये नकल, यहाँ पर नकल का जिस प्रकार से एक बट वृक्ष लगाने का काम कांग्रेस की सरकार द्वारा किया गया, उसको ध्वस्त करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने पहले उसको जब इस प्रकरण लगातार आ रहे थे तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को सौंपा। वहां पे भी जिस प्रकार के प्रकरण आए तो मुख्यमंत्री जी ने जो उनके विशेषाधिकार होता है उसका उन्होंने सदुपयोग करते हुए उन्होंने नकल विरोधी कानून लाया। उस नकल विरोधी के बाद आज हम 2024 के अंदर बैठे हैं, 1 वर्ष से अधिक उसको समय हो चुका है। एक भी उसके बाद एक प्रकरण आया था, मैं आपके चैनल के डिबेट में था, 12 जनवरी को वो पटवारी का पेपर होता है, वो लीक होता है, हरिद्वार और रुड़की में लीक होता है, उसी समय वो सारे लोग पकड़े जाते हैं। उसके बाद ये देखा जाता है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंदर भी इस प्रकार के लोग बैठे हैं। उसके बाद जो नकल विरोधी कानून लाया जाता है, उसके बाद जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस तैयार किया जाता है कि अगर कोई भी एग्जाम होगा उसका पूरा का पूरा ये है कि कब उसका एग्जाम होना है, उसकी तारीख सुनिश्चित है, उसकी तारीख ये भी सुनिश्चित है कब रिजल्ट आएगा, कब उसकी ज्वाइनिंग होगी। ये सारा का सारा बनाया गया उत्तराखंड के भविष्य में जो आने वाले छात्र हैं उनके हितों को ध्यान में रखते हुए। और अभी तक एक पेपर ऐसा लीक नहीं हुआ कैंथोरा जी, तो ये वही कैबिनेट है जिसपे आप प्रश्न उठा रहे हैं कि कैबिनेट का विस्तार नहीं हो रहा। ये वही नेतागण है जिन्होंने उत्तराखंड के भविष्य के बारे में सोचा। मैं आगे बताता हूं आपको, आगे बताता हूं। ठीक है, तो हम ये मान के चलें कि जो लोग उम्मीदों में बैठे हुए हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो उम्मीद छोड़ दें, नहीं होगा कैबिनेट का विस्तार। हमारे यहाँ कभी भी पद की लालसा नहीं होती। हम इस विचारों और सिद्धांतों और मूल्यों के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं कैंथोरा जी, ये आपको समझना होगा। हमने जब हमारे सिद्धांतों के सामने समझौता करने की बात आई, हमने सत्ता को ठुकराने का प्रयास किया, मगर अपने सिद्धांतों, विचारों और मूल्यों से कभी हमने समझौता नहीं किया। मैं आपको बताता हूं, अभी ताजा उदाहरण इसी कैबिनेट ने लिया है कि सहकारिता जो इतना बड़ा हमारा उत्तराखंड के अंदर जो योगदान दे रहा है, उसके लिए महिलाओं के लिए 33% जो रिजर्वेशन देने का काम किया, वो इसी कैबिनेट ने किया है। उत्तराखंड की जो लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं, जो उनकी मांग है, उनको आगे ले जाना है, उत्तराखंड के गौरव के लिए जो काम करना है, हमने एक भी ऐसा अनैतिक कार्य और असंवैधानिक कार्य नहीं किया, अलोकतांत्रिक कार्य नहीं किया जिससे उत्तराखंड का मस्तक झुके। हमने वो सारे कार्य कर रहे हैं और लगातार प्रयासरत है, और जब तक हम सरकार में है, हम निरंतर उत्तराखंड की जनता के लिए काम कर रहे हैं। हमारे लिए पद और ये इस प्रकार के कोई लालसा नहीं होती। हाँ, उस पद की, जब उस पद पे है, उसकी गरिमा को कैसे बनाए रखना है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है गिरिराज जी, सुनिए आपने बात, मैंने कहा था कि विस्तार, उन्होंने कहा किसी भी नेता को इस तरीके का इंतजार नहीं है और जो कैबिनेट है वो पूरी तरीके से काम कर रही है, तो अभी तो फिलहाल कोई आवश्यकता है नहीं। रवि जी, मैं भाजपा के प्रवक्ता जो हैं सत्यवीर जी को बड़े गौर से सुन रहा था इतनी देर से। आप एक बात सोचिएगा, लगभग 2 वर्ष का कार्यकाल भाजपा का पूर्ण हो चुका है, सरकार बने हुए पूर्ण बहुमत की सरकार है। प्रदेश में अगर 12 कैबिनेट मंत्री चाहिए तो निश्चित रूप से अगर वो मानक बनाए गए हैं 12 कैबिनेट मंत्रियों का, अलग अलग विभागों के जरिए निश्चित रूप से वो अपना प्रतिनिधित्व देते हैं, जो भी मंत्रीगण बनते हैं 12। आप 8 में आप विद सीएम जो मंत्रीगण हैं, और सीएम साहब के पास उसमें 29 विभाग हैं। निश्चित रूप से आप एक चीज देखिएगा रवि जी, आप एक एलोपैथिक डॉक्टर हैं, एमबीबीएस, उसको अगर आप बोलते हैं कि नहीं आप होम्योपैथ भी देखिए, आप साथ में जो है आयुर्वेद भी देखिए, आप स्वयं सोचिएगा नॉलेज उसको एक एमबीबीएस डॉक्टर, उसने 5 वर्ष जो दिए हैं, वो एलोपैथिक का डॉक्टर है, उसको आयुर्वेद भी बोला जाए, होम्योपैथ भी बोला जाए। आज स्थितियां ये हैं प्रदेश की रवि जी। आज मैं इस बात को लेके वाकई निश्चित रूप से, अभी जब मैं सुन रहा था प्रवक्ता महोदय को भाजपा की, आज जो स्थितियां हैं, आज इतना विकराल रूप ले चुके हैं। आप देखिए, आज प्रदेश विकास शून्य की स्थिति में है, संपूर्ण प्रदेश। आज जो स्थितियां हैं, अगर हमारे सामने सारी चीजें विजिबल हैं, चाहे चारधाम यात्रा में हो, जो स्थितियां बनी, जो संकट बना है चारधाम यात्रा में, निश्चित रूप से चारधाम यात्रा मतलब एक आर्थिकी को, निश्चित रूप से उत्तराखंड में जो वास कर रहा है वो व्यक्ति, जो वहां पे छोटे से छोटा व्यापारी है, चाहे जितने भी लोग उस चारधाम यात्रा से जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से उसको मैं रीढ़ मानता हूं इस प्रदेश के लिए। उसमें जो जिस हिसाब से इस समय सरकार ने जो लचर रवैया अपनाया, जो है, जो सारी चीजें विजिबल है, दिख रही थी। इसके अलावा जो वनाग्नि जो थी, आप सोचिए करोड़ों हमारे पेड़ जल के राख हो गए हैं, हमारी वाइल्ड लाइफ खत्म हो गई है, जल के राख हो गई है। आप ये सोचिए, आप ये देखिए कि निश्चित रूप से अगर 12 का मानक अगर रखा गया रवि जी, तो और आज भी जो स्थितियां, सुनिएगा, आज भी वन मंत्री का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं आपको दिखा कुछ? आप स्वयं देखिएगा, वन मंत्री को निश्चित रूप से
अलर्टनेस होनी चाहिए थी उनको, कोई अलर्टनेस नहीं है। जो भी अभी जो घटनाएं घटित हुई, अकरेंस जो घटनाएं घटित हुई हैं, निश्चित रूप से अगर आज जो स्थिति अगर बोला जा रहा है विपक्ष के द्वारा या आम जो जनमानस है उत्तराखंड में जो वास कर रहा है, कॉमन मैनू बोल रहा है कि 12 मंत्री होने चाहिए, अगर मुख्यमंत्री 29 विभागों को लेके है, पर्यटन मंत्री 10 विभागों को लेके है, तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें कहीं पचती नहीं है। ये निश्चित रूप से ये प्रदेश के हित में नहीं है। और आज जिस तरह की बातें हो रही हैं कि अगर सीएम साहब, हम तो आशान्वित थे कि सीएम साहब अगर गए हुए दिल्ली दरबार में, अगर निश्चित रूप से महेंद्र भट्ट जी अगर अध्यक्ष इनके प्रदेश के जो है भाजपा के, वो अगर दिल्ली दरबार में गए हुए हैं, तो निश्चित रूप से मैं ये सुनना चाहता था आज भाजपा के प्रवक्ता जी के मुंह से कि निश्चित रूप से ये आने वाला जो समय है, वो 4 जो मंत्री जो रिक्त हमारे पास हैं इस समय, जो रिक्तियां हैं, वो 4 मंत्री पद भरे जाएंगे। आज रवि जी जो भाजपा के अंदर जो अंतर्कलह है निश्चित रूप से वो उजागर हो रहा है। आज जो स्थितियां हैं छिपाने की कोशिशें हो रही हैं, ठीक है, जो अंतर्कलह है वो बना हुआ है। ठीक है। और रवि जी, मैं निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी तब तक निश्चित रूप से बोलेगी और सामने बात रखेगी सरकार के, जब तक ये लोग पूरी तरह से जो है जो मानक है और जो 12 मंत्री होने चाहिए, इसमें कॉमन मैन भी इस प्रदेश का जानता है कि अगर डेवलपमेंट चाहिए, आज ये सरकार जो है आप देखिए 7 साल से शासित है भाजपा की, आज मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए पहाड़ में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जो आखिरी पायदान पे जो ग्रामीण बैठा हुआ है, उसको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। आप देखिएगा, इनको पारंपरिक खेती पे ध्यान देना चाहिए, इनको विलेज टूरिज्म पे ध्यान देना चाहिए, इनको हॉर्टिकल्चर पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है गिरिराज जी, लेकिन कुछ नहीं है। ठीक है। विकास शून्य जो अगर मैंने बोला है रवि जी, तो इसी वजह से बोला है कि सारी चीजें दिख रही हैं और ये लोग आज इनके जितने भी मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, ये सारे एसी में बैठ के सारी चीजों को ऑपरेट कर रहे हैं। हरीश मैकरू जी, क्योंकि कैबिनेट के विस्तार की बात होती है और कैबिनेट के विस्तार की बात इसलिए होती है क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से जो कोरम है वो पूरा नहीं है उत्तराखंड में, और इस बार एक बार फिर से चर्चाएं तेज हुई। अब ये चर्चाएं पहले भी कई बार तेज हुई हैं, तो क्या लगता है सर इस बार, और जिस तरीके से विपक्ष के भी आरोप हैं, तो इन आरोपों को देखकर किस तरीके से एक कंक्लूजन इसका निकाला जा सकता है? रवि जी, वैसे तो उत्तराखंड में जो 4 मंत्रियों की पोस्ट खाली है, उत्तराखंड जैसे विकट राज्य के लिए वो भरी जानी आवश्यक है। लेकिन संविधान में इस तरह की व्यवस्था है कि मुख्यमंत्री का अपना कैबिनेट होता है, मुख्यमंत्री के विवेक पर होता है, मुख्यमंत्री जब चाहें तब भरें या कम मंत्रियों से काम चला लें, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। हमने एनडी तिवारी जी के जमाने में देखा कि करीब जम्बो उनका कैबिनेट भी जम्बो था, उसके अलावा लाल बत्तियों का पूरा मतलब अमला था उनका बड़ा, उसमें बल्कि गीत भी बना लाल बत्तियों का डोला करके, बड़ा प्रसिद्ध हुआ वो गीत। तो हम ये चाहते हैं उत्तराखंड में ना इतना बड़ा जम्बो कैबिनेट हो, जम्बो लाल बत्तियों का जमावड़ा लगे, और ना जो है मतलब 4 मंत्री की पोस्ट खाली है, हमारे सारे मंत्री ओवरलोडेड हैं। मान लो हमारे शिक्षा मंत्री हैं तो वो भी स्वास्थ्य मंत्री भी देख रहे हैं का भी काम देख रहे हैं और कोऑपरेटिव का भी काम देख रहे हैं, और तीनों ही पब्लिक डीलिंग के मंत्रालय। तो और कुछ हो ना हो, लेकिन पब्लिक की बहुत सारी डिमांड जो है, बहुत सारे कार्य जो हैं उस कारण सफर करते हैं, छूट जाते हैं। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड में मंत्रालय को भरे जाने की आवश्यकता है। अब हम थोड़ा सा इस पे जाते हैं तो देखते हैं कि अभी बद्रीनाथ विधानसभा पे या रुड़की लक्सर वाली विधानसभा पे एक सीट खाली है, वहाँ चुनाव होने वाले हैं, तो उस पर शायद ये रुके हुए हैं क्योंकि इन्होंने वहाँ रुद्रप्रयाग में और चमोली में कोई मंत्रालय दिया नहीं है। तो शायद एक मंत्रालय जो भी वहां से इनका कैंडिडेट जीत के आए शायद उसको दें, इस तरह का कोई समीकरण है। तो चुनाव के से पहले तो अब ये मंत्रालय भरे नहीं जाते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि निश्चित रूप से धामी कैबिनेट का विस्तार होगा और उस पे बैलेंस करके चलेंगे। गढ़वाल, कुमाऊं, तमाम कास्ट, न जाने क्या 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 पॉलिटिक्स वाले देखते हैं। पब्लिक ये सब नहीं देखती, पब्लिक तो ये देखती भैया हमारा विकास का काम हो जी, जो रुके काम है वो हो, गैरसैंण राजधानी का मामला ये प्रशस्त करें। उत्तराखंड के जो 8 पर्वतीय जिले हैं उनमें एक उद्योग नहीं है, उनपे कुछ स्टार्टअप वगैरह कुछ तो शुरू करें। चमोली और उत्तरकाशी में एक मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है, उस पे देखें। गैरसैंण इन्होंने राजधानी घोषित कर रखी है भारतीय जनता पार्टी ने, ग्रीष्मकालीन ही सही है, वैसे तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बना हुआ है। अंग्रेजों ने पौड़ी बसाया, नैनीताल बसाया, मसूरी बसाया, हम स्वतंत्र भारत के लोग अपना गैरसैंण नहीं बसा पा रहे हैं।
तो इससे बड़ा अनफॉर्चुनेट और कुछ हो नहीं सकता। सरकार को इस दिशा में काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और मैं सत्यवीर चौहान जी एक बार फिर से आपके पास आता हूँ, क्योंकि मैंने शुरुआत आपसे की थी, आपने कहा कि ये सवाल नहीं है कि कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं हो रहा है, तो शुरुआत थी इसलिए मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। सवाल इसलिए था कि जब कैबिनेट का विस्तार होता है तो तमाम विभाग बढ़ते हैं। अब चंदन राम दास जी के निधन के बाद अगर हम बात करें तो बड़े महत्वपूर्ण विभाग थे, परिवहन हो चाहे एमएसएमई हो, वो भी मुख्यमंत्री पर आ गए हैं। और कई बार जो है मुख्यमंत्री जी के पास अगर हम कहें तो उनके पास तमाम ऐसे काम होते हैं, तो जो छोटे काम होते हैं, इन चीज़ों को आपको मानना होगा कि जो मंत्री हैं वहाँ तक तो हो जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की व्यवस्था के चलते कई काम रुक भी सकते हैं। तो इन विकास कार्यों में गति के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार आवश्यक है। अब वो ठीक है कि मुख्यमंत्री जी के विवेक पर है कि कब वो करते हैं, लेकिन ये माना जाए कि आप लोगों के अंदर ये सुगबुगाहट चल रही है क्या उपचुनाव के बाद या निकाय चुनाव के बाद? कैंथुरा जी, हमारा जो जब से हमें सत्ता मिली है, चाहे इससे पूर्व 5 वर्ष पहले या 2 वर्ष जो इस समय हो चुके हैं, हमारे लिए सत्ता साध्य नहीं है। हमारी सत्ता जो है वो सेवा का माध्यम है। जिनके लिए साध्य है उनका क्या हश्र है, वो उत्तराखंड की जनता ने 2017 से लगातार परिणाम दिखा रही है। आपने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास परिवहन का जो विभाग है, जो स्वर्गीय चंदन रामदास जी के पास था, तो मैं आपको बताना भी चाहूँगा, उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तराखंड का परिवहन विभाग पहली बार प्रॉफिट में है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो हमारी जो परिवहन के जो कर्मचारी है वो हड़ताल पे अभी एक बार भी आपको देखने को नहीं मिला। समय पे उनका वेतन जा रहा है, समय पे उनका इंक्रीमेंट हो रहा है, जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो मॉनिटरिंग प्रॉपर हो रही है। इस देहरादून के हमदर हम बैठे हुए हैं, इस देहरादून को ग्रीन देहरादून बनाने के लिए, सुंदर देहरादून बनाने के लिए, कार्बन कम से कम उत्सर्जन हो, उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने यहाँ पे ई बसें पहले प्रोजेक्ट मिशन में चलाने का काम किया। जब उसका सक्सेस रेशियो और सक्सेस जो ग्राफ था वो बहुत हाई लेवल पे गया, स्टार्टिंग में ही कांग्रेस ने कहा कि ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, मगर हमने हर कार्य को चुनौती के रूप में लिया है। और जनता, हम इसके लिए नहीं जाते कि भी सरकार को उसको लाभ होता है, कितना लाभ होता है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि आम जनमानस को उसको लाभ कैसे मिले। जब हमने 3 बसें इस प्रोजेक्ट मिशन में चलाई, आज कहते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कैंथोला जी, आज की डेट में 50 से अधिक इलेक्ट्रिकल बसें हैं, चाहे वो कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आईएसबीटी से लेके जॉली ग्रांट हो या देहरादून से लेके आपका लांगा रोड तक हो, ये तमाम। और हमने इसमें पहले स्टार्टिंग में जब दूरी भी मिनिमम दूरी रखी, फिर उसको बढ़ाते गए कि इसका रेशियो क्या है, कितना लोगों को लाभ हो रहा है, लगातार वो दायरा बढ़ता जा रहा है। तो मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, चाहे चंदन रामदास जी के पास हो, चाहे मुख्यमंत्री जी के पास डिपार्टमेंट आए हो, इसमें उत्तरोत्तर प्रगति हुई है। सबसे महत्वपूर्ण उत्तराखंड में हर महीने कहीं ना कहीं आपको परिवहन विभाग में इस प्रकार से उनकी अनेक मांगे होती थी और हड़ताल होती थी, जिससे कि सीधा का सीधा जनमानस इफेक्ट होता था, जिससे कि हमारे आर्थिक उस पर असर पड़ता था। वो सब उससे निदान पाया गया, तो हमारी सरकार में किया गया। और हम प्रयासरत है कि हम आम जनमानस को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। और आपने कहा कि जो कैबिनेट, इस कैबिनेट ने उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है, इतने महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जिसकी गूंज अगले 1000 वर्षों तक सुनाई देगी। आपने जब यहां पर इस प्रकार के प्रकरण आते, पुरुला की वैली में आते, मैं चगराता विधानसभा से आता हूं, वहां पर इस प्रकार की आवाजें उठने लगती है, इस प्रकार के उदाहरण सामने आने लगते हैं जिससे कि उत्तराखंड की मूल भावनाओं को ठेस पहुंचती है। वहां पर जिस प्रकार की जिसको कांग्रेस विशेष दर्जा देती है उस वर्ग को, उनके द्वारा जो जिस प्रकार से लड़कियों को वहां पे प्रोत्साहन प्रलोभन दिया जा रहा था, जिस प्रकार से उनकी मानसिकता को कुठाराघात किया जा रहा था, वो सारे प्रकरण आए। मुख्यमंत्री जी ने तनिक भी उसमें देर करते हुए उन्होंने धर्मांतरण कानून बनाया। उसके बाद जिस प्रकार से जैसे ही लागू होता है, उसके बाद उत्तराखंड की जनता ने जो चैन की सांस ली है, आज उसके बाद एक प्रकरण सामने नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं आ रहा है कि जब राज्य के हित में फैसले आते हैं, अपने हित में फैसले ना लेके, पार्टी के हित में ना फैसले ना लेके राज्य के बारे में सोचा जाता है, तब ये फैसले लिए जाते हैं। आज देखिए कि धर्मांतरण के ये जो विषय है पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है कि उत्तराखंड ने इस प्रकार का कठोर कानून बनाया है, और उसके बाद जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत, उसका जो ग्राफ है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। ये, और मैं आपको ये बता दूं कि उत्तराखंड में अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा मुझे गंभीरता से सुने। हमारी सरकार जब से यहां पर हुई है, केंद्र के माध्यम से और उत्तराखंड के जो अपने रिसोर्सेज है, विकास के कार्यों में आज तक इतने ऐतिहासिक काम नहीं किए गए।
आप पहाड़ को ले लीजिए, पठार को ले लीजिए, जो इस राज्य की भौगोलिक परिस्थिति है, आप ये देख लीजिए कि ना पठार को छोड़ा ना पहाड़ को छोड़ा। अगर हम ये सपना देखते थे, जो इस राज्य की मूल अवधारणा भी रही कि ये पहाड़ी क्षेत्र है, इस राज्य को अलग से स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए, इस राज्य को अलग से आर्थिक लाभ मिलना चाहिए, वो हमारे जब इस राज्य का गठन होता है, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जो संगठन के एक पुरोधा थे, जिन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और उत्तराखंड की नीति से माणा लेके पहाड़ियों तक या पिथौरागढ़ की गूंजी तक उन्होंने भ्रमण किया। तो इस उत्तराखंड की जो मूल भावना थी या उत्तराखंड की जो आवश्यकता थी, वो अच्छे से जानते थे। जब इस राज्य का गठन हुआ तो उन्होंने यहाँ विशेष आर्थिक पैकेज का यहाँ पर हमको दिया, स्टेटस दिया, मगर वो खत्म कब होता है? कांग्रेस की सरकार समय। एक दौड़ भी उसके लिए कांग्रेस के उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नहीं लगाई, मगर दिल्ली की अनुकंपा से कैसे अपनी सीट को बचाया जाए, कैसे उसके लिए आगे सुनिश्चित किया जाए कि उस सीट पे विराजमान हुआ जाए, तो उसके लिए तो उन्होंने लगातार प्रयास किया। और उसी प्रयास में क्या हुआ कि उनकी सरकार को जिस प्रकार से उनका कुनबा टूटता है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर देख लीजिए 7 वर्षों से चल रहे हैं, कोई आपको ये नहीं आया होगा कि मुझे पद चाहिए या नहीं चाहिए। हमारा जो ध्येय है मात्र जो राज्य का विकास है, और विकास के माध्यम से हम पहाड़ के जैसे पहाड़ में कहीं आप सोच नहीं सकते थे कि हम देखते थे स्विट्जरलैंड का उदाहरण देखते थे, इंग्लैंड का उदाहरण देखते थे, एक सेकंड, कनाडा का उदाहरण देखते थे या लंदन का उदाहरण देखते थे कि वहां पर पहाड़ों में ट्रेन चलती है। उत्तराखंड में देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बनते हैं, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन एशिया की सबसे बड़ी एशिया लाइन बन रही है, और मैक्सिमम कवरेज उसका क्या है? पूरा पहाड़ के अंदर कवरेज है, जिससे कि हमारे जो भौगोलिक परिस्थितियां है या वातावरण है, जो हमारे तमाम जो हमारे पर्यावरण के अधिनियम है या पर्यावरण के नॉर्म्स है, उसको इफेक्ट ना करे। तो उसको मतलब 90% से अधिक उसको अंडरग्राउंड किया गया है। आज हमारे लिए जब वो बन के आ जाएगी, अभी यात्रा के मेरे मित्र, कांग्रेस के मित्र कह रहे थे यात्रा की, जो अभी कह रहे थे कि जो चारधाम की यात्रा चल रही है, इस वर्ष तो पूरा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए कैंथोरा जी। 25 लाख से आज की डेट में हम बैठे हुए हैं, ये सरकारी आंकड़ा है, ये ऑनलाइन ये भी निकाल सकते हैं। 25 लाख से अधिक धर्मानुरागी अभी तक दर्शन कर चुके हैं, और किसी भी तरह की अनहोनी अभी तक सुनाई देने में नहीं आई कि कोई भूखमरी से मरा हो, कहीं भगदड़ मची हो, कहीं किसी के लिए स्वास्थ्य की सुविधा ना हुई हो, या जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, कहीं ये देखने को नहीं मिला। जब ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बन जाएगा, तब आप देखना कि इसमें कितनी बड़ी प्रगति होने वाली है। और जो हमने खाका खींचा है आगे भी कैंथोरा जी, जो हमने चाहे केदारनाथ के लिए, चाहे यमुनोत्री के लिए, चाहे हेमकुंड साहिब के लिए, जब वो रोप वे बनेंगे तब आप देखना कि कितनी सुगमता उस यात्रा में मिलेगी। ये सरकुंडा जो यहाँ पर मसूरी में सरकुंडा देवी है, जो शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठों में से एक है, वहां पर चंद धर्मानुरागी वहां जाते थे। जब से वहां रोप वे बना है, आप देख लीजिए कि उसमें किस प्रकार से लगातार वेटिंग बढ़ती जा रही है। लोगों को जैसे सुविधा मिलेगी वो जाएंगे। हमारा जो मूल ध्येय है उसको समझना पड़ेगा। उत्तराखंड की जनता तो समझ रही है, मगर कांग्रेस अभी तक उससे अनभिज्ञ है। आप 2024 के परिणाम देख लीजिए, अगर हमारी कथनी और करनी में अंतर होता तो इस प्रकार के परिणाम हमको नहीं मिलते। आप लोग ये कह रहे हैं, आपकी पार्टी के मैं शिशपाल बिष्ट को सुन रहा था, प्रवक्ता, उन्होंने भी ये कहा कि आपसी खींचतान है भाजपा में, इस वजह से काम नहीं हो रहा है। लेकिन जबकि भाजपा के प्रवक्ता साफ तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि पूरी तरीके से विकास हो रहा है। रवि जी पहले तो मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। बात हो रही है स्टेट पॉलिसीज पे। आज अगर 12 मंत्री होने चाहिए, बात अगर रखी जा रही है, विपक्ष के द्वारा रखी जा रही है, आम आदमी इस मानसिकता के साथ वाकई निश्चित रूप से कॉमन मैन भी समझ रहा है इस बात को, और जानता है और चाहता है कि पूरे मंत्रिमंडल संपूर्ण होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। 12 मंत्री चाहिए तो 12 मंत्री चाहिए। निश्चित रूप से अगर मंत्रीगण कम है, आज जितनी भी क्लेरिफिकेशन सभी प्रवक्ता दे रहे थे भाजपा की, सारी बातें जो रख रहे थे, अपने गुणगान कर रहे थे सरकार के 7 साल की जो अवधि थी, आप ये सोचिए रवि जी कि 2002 और 7 के बीच में पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार जो है वो मुखिया थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे। आप उस समय की डेवलपमेंट देखिए, फार्मास्यूटिकल कंपनियां जितना भी सिडकुल है, चाहे सितारगंज में हो, चाहे हरिद्वार में हो, चाहे देहरादून में हो, चाहे रुद्रपुर में हो, निश्चित रूप से एक अगर उनको विकास पुरुष या युग पुरुष अगर माना जाता है, और निश्चित रूप से अगर विकास के चरम पे अगर पहुंचाने का किसी ने काम किया तो 2002 और 7 के बीच में पंडित नारायण दत्त तिवारी जी, जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, इंफ्रा दिया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है रवि जी। निश्चित रूप से 12 और 17 का जो पीरियड था, उस पीरियड में निश्चित रूप से हम लोग विलेज टूरिज्म में आगे बढ़े, पारंपरिक खेती में हम लोगों ने खरीद मूल्य तय किए, झंगोरे के और मंडवे के। ये छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इनका जवाब मुझे इसलिए देना पड़ रहा है कि निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़े थे, और हमने प्रैक्टिकली जो है सारी चीजें सामने विजिबल थी कि ये वाकई जो अगर मंडवे की और झंगोरी की हमने बात की तो उसके खरीद मूल्य तय किए।
वहां का जो किसान था उसको सरशब्द बनाने की कोशिश की हमने पहाड़ में, पर्वतीय तो ठीक है, जो लेकिन सुदूर जो ग्रामीण क्षेत्र में बैठा हुआ ग्रामीण है। मैं ये कह रहा हूँ गिरिराज जी, सुनिएगा। आप कह रहे हैं कि भाजपा के अंदर खींचतान है, तो आप लोगों को किस तरीके से लगता है कि रवि जी निश्चित रूप से अब इनकी खींचतान की वजह से अगर हम लोग अगर स्टेट प्रदेश अगर सर्वाइव कर रहा हो, सर्वाइवल की स्थिति में हो, आप स्वयं सोचिए अगर इनके अंतरकलह की वजह से अगर जो है हमारा जो बचा हुआ 3 वर्ष है, अभी सरकार का पूर्ण बहुमत की सरकार है, लेकिन विपक्ष चाहेगा कि मंत्रीगण अगर पूर्ण संख्या में होते हैं, सारे मंत्री होते हैं इनके, तो निश्चित रूप से जो स्थितियां आज क्रिएट हो रखी हैं, आप सोचिए कैसे हो सकता है कि एक मंत्री 10 विभागों को संभाल सकता है या 29 विभागों को संभाल सकते हैं मुख्यमंत्री जी। निश्चित रूप से इस तरफ जो है सरकार को जो है पूरा फोकस और कंसंट्रेट और सिंसियरिटी दिखानी पड़ेगी कि प्रदेश हित में अगर विपक्ष अगर इस बात को, इस मांग को लेकर अड़ा हुआ है कि आप लोग मंत्रियों की संख्या जो है पूर्ण करिए। आप देखिए टेहरी से कौन है मंत्री इस समय, पिथौरागढ़ से कौन है, आप स्वयं सोचिए, चमोली से कौन है इनके पास कैबिनेट में। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि हमारे यहाँ एक तो पद की लालसा नहीं है और सिस्टम है पार्टी में, कोई कुछ नहीं कहता है। एक चीज मैं बता रहा हूँ, अपना काम करते हैं। मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, आज अब स्वयं सोचिए आप, अभी देहरादून की बात अभी प्रवक्ता महोदय लेकिन आप लोगों को सोचिए, आप लोगों को इस सिस्टम में मानना पड़ेगा ना। मुझे आप 2 मिनट पद खाली होने के बाद भी किसी तरह की कोई बगावत नहीं है, आप स्वयं बाहर तो नहीं है, चलिए भीतर महत्वाकांक्षाएं होंगी। आप एक रवि जी एक चीज सुन लीजिएगा, इसमें जो रीजन है, जो वजह है, वो अंतरकलह भी है, लेकिन वो छोड़िए उसको, वो अंदरूनी मामला है भाजपा का, उसमें हम पढ़ने की जरूरत नहीं है भाजपा निश्चित विपक्ष को, हम स्वयं भी उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो इस बात पे ध्यान दे रहे हैं, फोकस जो हमारे कांग्रेस पार्टी का है वो रवि जी इस बात पे है कि 3 वर्ष जो बचे हुए हैं वो जाए ना जाए प्रदेश के। ये लोग आज एसी में बैठ के ये सारी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में मैं तो जाता हूं रवि जी, आपसे मैं वनाग्नि जब चल रही थी बीच में, जो चरम पे थी, विकराल रूप लिए हुए थी, मैं क्षेत्र में था, चौबटा खाल विधानसभा क्षेत्र में, मैं आपसे संपर्क कर रहा था, मैं पौड़ी होके आया, कलजी खाल होके आया। आप स्वयं सोचिएगा जो दुर्दशा है इस समय पहाड़ की, पर्वतीय क्षेत्र की, वो स्वयं जाके अगर आपका मीडिया वहां पहुंचता है तो निश्चित रूप से वो लोग इतने त्रस्त हैं इस समय जो पहाड़ में जो वास कर रहे हैं, वो मूलभूत सुविधाएं वहां पे पहुंचाने में नाकामयाब रही है सरकार। और देहरादून की जहां तक प्रवक्ता महोदय भी बात रख रहे थे कि हम लोगों ने साहब इतनी बसेस दे दी, हमने ये दे दिया, हमने वो दे दिया, आप स्वयं सोचिएगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों रुपए आ चुका है। सुनिएगा, परिवहन का मैंने जिक्र किया था, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी के पास, उन्होंने कहा परिवहन फायदे में है आज रवि जी, और है इस बार पहली बात। आप स्वयं सोचिएगा, आप इस चीज को रखिएगा और स्वयं सोचिएगा, इस चीज को आप स्वयं भी देखो कि आज जो स्थितियां स्मार्ट सिटी के नाम पे आज करोड़ों रुपए जो है सरकार को मिल चुके हैं। आज जो स्थिति है, मुझे केवल वॉल पेंटिंग के अलावा इस शहर में निश्चित रूप से वॉल पेंटिंग के अलावा कुछ मुझे नजर नहीं आता है। आज अगर सीवर की भी जो स्थिति, आज देखिए लोग अगर इस समय पीरियड को अगर निश्चित रूप से 1 साल 1.25 साल से अगर लोग त्रस्त है, परेशान है, आज व्हीकल देखिए आप, जो जितने भी 4 व्हीलर हैं किस स्थिति में वो इस समय गुजर रहे हैं शहर में, आप सोचिएगा। और शहर की जो ग्रीनरी है वो खत्म हो चुकी है। मैं ग्रीनरी की बात कर रहे थे। सत्यवीर चौहान जी, इस पर जवाब दीजिए, फिर मैं हरीश मैकुरी सर। मेरे मित्र ने कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, सम्मानित प्रवक्ता ने, कि स्मार्ट सिटी में भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रगति होनी चाहिए थी वो नहीं होनी चाहिए। अगर ये जो अपने 5 स्टार कमरों से बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा। आप इस देहरादून के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या क्या कार्य हुए हैं। 5 ऐसे स्कूल थे जिनको स्मार्ट स्कूल में कन्वर्ट किया गया। आपके 2 तो राजपुर रोड पर ही पढ़ते हैं। कभी वहाँ पर जाके कि उसकी पुरानी तस्वीर क्या थी और आज की तस्वीर क्या है, पहले के विद्यार्थियों में और आज के विद्यार्थियों में उनके बौद्धिक स्तर में कितना बड़ा अंतर आया है। यहीं पर यही नहीं, छात्रों को, जैसे बहुत सारे छात्र यहाँ पर आके उत्तराखंड में रहते हैं, वो कोचिंग्स करते हैं या अन्य अध्ययन करते हैं या हायर एजुकेशन के लिए आते हैं, फिर वो अपने लिए किस प्रकार की मॉडर्न लाइब्रेरीज हो, वहाँ पे जाके अध्ययन करें, शांत वातावरण उनको मिले। इसी स्मार्ट सिटी के अंदर आप जाइए, परेड ग्राउंड पे ग्रीन लाइब्रेरी बनाया गया है। और वो किसके तहत बनाया गया? वो हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हमको सपोर्ट किया, इसी स्मार्ट सिटी में वो बना। वही उसी ग्राउंड को, उसकी स्थिति पहले देख लीजिए, वहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया, उसी ग्राउंड का उच्चीकरण किया गया। यही नहीं, जिस पूरे जो आप देख लीजिए, इसी रोड पे चले जाइए, चाहे राजपुर रोड पे चले जाइए, चाहे आप सर्वे चौक पे चले जाइए, चाहे आप ये दिलाराम चौक पे चले जाइए, बुद्धा रोड चौक पे चले जाइए, यहाँ सारी की सारी केबलिंग आपकी, आपने बताया कि वो सारी की सारी अंडर केबल हो गई है। ये अगर इनको नहीं दिख रहा है, एक सेकंड, मैं आपके बीच में बोला,
और वो अगर इनको वो अंडर केबलिंग नहीं दिख रही है, अंडर सीवरेज नहीं दिख रहा है, और पानी की जो व्यवस्था है अगर उनको नहीं दिख रही है, स्मार्ट पुलिसिंग इनको नहीं दिख रहा है, स्मार्ट ट्रैफिकिंग इनको नहीं दिख रहा है, तो मैं इसमें ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। उत्तराखंड की जनता समझ रही है, समय आने पर वो 100% उसका हिसाब किताब करती है। एक विषय और आया इनका कि ये कैबिनेट को कैसे रन कर रहे हैं, इतना बड़ा वो विषय है। वास्तव में मैं बताना चाहता हूं, ये घटना थोड़ी सी मैं पीछे ले जाना चाहता हूं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री कैंडिडेट के घोषित होते हैं, तब यही प्रश्न उनके ऊपर उठाया गया था कि एक गुजरात से आने वाला व्यक्ति जो चाय बेचने वाला है, मुख्यमंत्री है, वो कैसे प्रदेश को रन कर सकता है। आज की डेट में देख लीजिए, 1990 के दशक में जब इस देश के जो सबसे जाने माने आर्थिक विशेषज्ञ माने जाते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और बाद में जो 10 वर्ष तक देश के प्रधानमंत्री बने, जो रिमोट के सहारे से चले, उनके समय पे 1000 टन सोना ब्रिटेन गया था। और जब सोना जाता है तो ये समझ लो भारत की निष्ठा, भारत की किसी भी देश की निष्ठा और इज्जत उसके साथ चली जाती है। वो 100 टन सोना लाने का हमने प्रयास किया है और वो 100 टन भी आ चुका है। ये दिखता है कि एक सामान्य व्यक्ति जब देश का प्रधानमंत्री बनता है, बेचैनी आती है। आज 154 लाख करोड़ से जाके परे बोला, मैंने तो बड़ी शांति से सुना। आप इतने तथ्य से परे गए, मैं तो बड़ा शांति से आपको सुना। मैंने तो एक बार भी आपको टोका नहीं। ये हमारी प्रवृत्ति नहीं है, हमारी प्रवृत्ति नहीं है कि आप जब गलत बोलो तो हम बीच में बोले। हम अपने समय का इंतजार करते हैं, अपने समय पे जब 14 में गए तथ्य के साथ अगर आपको वो नहीं दिखता, आज 154 लाख करोड़ रुपए आपने लाख दिया। देखो कैंथोरा जी, मुझे तो आदत नहीं है कर्जे में डाल। ठीक है, अगर इनको सच सुनने ठीक है, विषय पर आ जाते हैं। ठीक है, आप दोनों लोगों ने बात रख दी है। कर लेता हूं, पूरा कर लेता हूं। नहीं हो गया सर, हो गया। मैं आगे बढ़ रहा हूं, दर्शकों को समझ नहीं आया जल्दी इसी के साथ मैं बताना चाहता हूं, 100 टन से अधिक सोना अभी आया है। फिर आप आरोप लगाएंगे तो फिर, मगर उत्तराखंड में हमने करके दिखाया है कि कैसे सरकार को चलाया जाता है, कैसे उत्तराखंड के अंदर विकास किया जाता है, कैसे जनमानस के जीवन में परिवर्तन लाया जाता है। 270 से अधिक ऐसी लेबोरेटरी जांच है जो फ्री में चल रही है। अटल आयुष्मान के माध्यम से 12 लाख रुपए खर्च हो गए। जो दिल्ली जाते थे कटोरा लेके, आज दिल्ली कटोरा लेके नहीं जाना पड़ता। आज दिल्ली खुद कहती है कि उत्तराखंड में विदाउट करप्शन सरकार चल रही है। आपकी बात का एक ही निष्कर्ष है, आपकी बात का एक निष्कर्ष है कि कैबिनेट में जो मंत्री हैं और जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री धामी की जो टीम है, वो ठीक काम कर रही है। ये निष्कर्ष है भाजपा की ओर से। हरीश मैक्रोनी सर, सवाल ये है कि अभी क्या लगता है कि अगर यहां पर कैबिनेट के विस्तार को लेकर, एक तो ठीक है कि उपचुनाव हो जाएंगे, उसके बाद फिर अभी निकाय चुनाव भी हम पे हैं, पंचायत चुनाव भी हैं, ऐसे तो चुनाव तो सर चलते ही रहेंगे, लेकिन क्या कोई ऐसी वजह हो सकती है जिसका जिक्र कांग्रेस कर रही है, या फिर इसको आरोप के तौर पर ही देखा जा सकता है? देखिए, मैं तो जो पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप होते हैं वो पार्टी के अपने दृष्टिकोण से होते हैं, तो उस पे तो मैं बिल्कुल जाता नहीं हूँ, क्योंकि वो पब्लिक डीलिंग का विषय है। पब्लिक उसको हैंडल करती है, अच्छे से समझती है कौन क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है। मैं तो सीधी सीधी इतनी बात कहता हूँ कि ये तो पब्लिक की डिमांड है ना भाई, कि आपके 4 मंत्री पद खाली हैं तो क्यों हैं। वैसे ही उत्तराखंड में मंत्री कम है। उत्तराखंड की टोपोग्राफी बहुत ही विकट है, क्षेत्रफल भले छोटा है लेकिन टोपोग्राफी बहुत विकट है। एक विधायक को अपने पर्वतीय इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ, पर्वतीय क्षेत्रों की, एक विधायक को अपनी विधानसभा घूमने के लिए कम से कम 1 हफ्ते से ज्यादा चाहिए, तब भी वो हर गांव नहीं जा सकता। देहरादून वाला विधायक, हरिद्वार वाला विधायक 1 घंटे में अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी घूम लेगा। तो इस विकट परिस्थिति को समझते हुए जो मंत्रियों के पद खाली हैं उनको तत्काल भरा जाना चाहिए और तेजी से जनता के विकास के कार्य होने चाहिए। हम तो इस पक्ष में हैं। और जहां तक मतलब मुख्यमंत्री जी का विवेक है तो ठीक है, विवेक है, लेकिन व्यवस्था है ऐसी संवैधानिक कि वो जितने चाहे उतने मंत्री से काम लें। लेकिन जनता का मत ये है कि जो मंत्री पद खाली हैं वो भरे जाएं, उससे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका भी मनोबल बढ़ेगा। जो विधायक अभी तक खाली घूम रहे हैं, अगर उनको मंत्री पद मिलता है तो उनका भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है, उनका काम करने का तौर तरीका, हर मंत्री का अपना अलग होता है। अगर प्रधानमंत्री माननीय मोदी आते नहीं तो पता कैसे चलता कि इस तरह के भी लोग होते हैं, मल्टी डायमेंशनल वर्सटाइल लोग भी हो सकते हैं। तो योगी नहीं आता तो कैसे पता चलता है कि बुलडोजर बाबा भी होता है, कानून भी कोई चीज होती है। मौका देना भी जरूरी है। तो जब लोग आते हैं तब पता चलता है कि भाई कुछ चेंजेस हो रहे हैं। उसी तरह से मतलब पदों पर भी प्रशासनिक अधिकारी भी जो बैठते हैं, एक आदमी खाली
सरकारी फाइल सरकाता है, कुछ करता नहीं है, लेमैन क्लर्क की तरह काम करता है। एक अफसर आता है, बिल्कुल अफसर को, पूरे ऑफिस को ही, पूरे विभाग को ही चकाचक कर देता है, वार्म अप कर देता है। तो व्यक्ति पर भी निर्भर करता है, इसलिए उत्तराखंड को 4 मंत्रियों की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड की जो टोपोग्राफी है वो 4 मंत्रियों को और मांगती है। पॉलिटिकल पार्टी कुछ कहे उससे बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो अपने दृष्टिकोण से कहती है। तो निश्चित रूप से जो पद खाली है ना वो तो भरे ही जाएं, भले आप बहुत बड़ा एनडी तिवारी जी के जमाने की तरह मंत्रियों का कुनबा खड़ा मत करें, ये गरीब राज्य है, इससे दुनिया भर का कर्जा भी चढ़ा हुआ है, वो तराया जाए उससे अच्छा। और दूसरा जो विकास के कार्य हैं उसके लिए अभी मैं देख रहा था कल धामी जी दिल्ली गए, बहुत सारी चीजों के लिए पैसा मांगा है। हम कह रहे हैं उत्तराखंड में जो बद्री गाय है ना उसके जीवन पर भी संकट है, तो उत्तराखंड में एक नई परियोजना मतलब शुरू की जा सकती है, जिसके पास भी एक बद्री गाय है तो 1000 रुपया गवर्नमेंट दे, 2 है तो 2000 रुपया दे, 3 है तो 3000 रुपया दे। उत्तर प्रदेश में ये योजना है तो उत्तराखंड में क्यों नहीं हो रही? हम तो भाई मिनी उत्तर प्रदेश ही है एक तरह से, पहले उत्तर प्रदेश ही थे हम लोग, तो अब बने उत्तराखंड ना, तो कुछ तो करें। हम हमारे यहाँ कुछ इर्रिलेवेंट कानून है जिनका अब कोई औचित्य नहीं। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एक्ट अभी तक चल रहा है उसमें ये होता है बेचारे शेड्यूल कास्ट की जो जमीन होती है उसको चारों तरफ से लोग घेर लेते हैं, वो ना बेच पाता ना कोई कर पाता वो जमींदारी उन्मूलन एक्ट के चक्कर में। तो भाई उसको खत्म करो, क्या जरूरत है? यहाँ कौन जमींदार है अब उत्तराखंड में? तो सब मार्जिनल किसान है, तो उस एक्ट की यहाँ क्या जरूरत है? तो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो उसको तो शुरू में ही निपटा देने थे इस तरह के मतलब इर्रिलेवेंट कानून, मतलब निष्प्रयोज्य कानूनों को उत्तराखंड पे जो थोप रखे हैं। उसी तरह से घुसपैठियों का मामला है, हमारा छोटा सा राज्य है, जिस तेज गति से देहरादून को, हल्द्वानी को, हरिद्वार को, रुड़की को घुसपैठियों ने कब्जा दिया है, तो बहुत जल्दी कश्मीर बन जाएगा। निकल चुके हैं हमारे हाथ से, मतलब उत्तराखंड आधे से ज्यादा, देहरादून का पूरा मतलब इलाका जो पछवा दून है वो निकल चुका है आपके हाथ से। तो निश्चित रूप से इस तरह की चीजों बनाए। हम तो कह रहे थे उत्तराखंड देवभूमि देवभूमि कहते हैं, तो घोषित भी करें ना सरकार, एक लाइन का उसमें आपको वो जारी करना है जियो कि उत्तराखंड देवभूमि है, सरकार घोषित करे इसको। और जब सुप्रीम कोर्ट का जियो है कि जो अनवांटेड यहाँ पे लोग वनों में हमारी तमाम मजारें बन रखी हैं, तो अभी तक तो कम टूटी हैं। और निश्चित रूप से हम पौड़ी का देख रहे थे वीडियो, टिहरी का देख रहे थे, तमाम जगह हमारी जो महत्वपूर्ण जगह है वहां पे मजार खड़ी कर दे रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं। ना इस्लाम में कहीं मजार है ना बननी चाहिए, लेकिन उसके पीछे एक सर्टेन तरह की पॉलिटिक्स है। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड की सेंसिटिविटी को देखते हुए यहाँ पे थोड़ा सा प्रशासन को कड़ा होना पड़ेगा, जिस वनाधिकारी के कार्यकाल में यहाँ पे अतिक्रमण होता है वनों पे, सरकारी वनों पे, उस वनाधिकारी से उसको तुड़वाया जाए और उसकी बैड एंट्री करके उसको एक डिमोशन किया जाए, उसको तत्काल वहां से हटाया जाए, तो ना हमारे वन बचेंगे। पर्यावरण चिल्लाते हैं, करते क्या है वनाधिकारी? हमारे चीड़ लगा रहे हैं, यूकेलिप्टस लगा रहे हैं, सारे वन जो है देहरादून के वन तो भूमाफिया ने बेच दिए हैं, हल्द्वानी के वन भूमाफिया ने बेच दिए हैं। तो भाई ये कौन कर रहा है? किसकी संरक्षण में? एक डीएफओ पे 47 करोड़ की संपत्ति मिलती है, अब ईडी ने उसको अटैच कर दिया है 2-4 दिन पहले। तो मतलब किस तरह का हमारे वन विभाग उत्तराखंड को देख रहा है? तो ये सब कौन देखेगा? हमारे अधिकारी, हमारे नेता ही तो देखेंगे, वन मंत्री ही तो देखेंगे। तो भाई ये सब देखते हुए हमारे उत्तराखंड को अतिरिक्त 4 मंत्रियों की आवश्यकता है, उसको तत्काल भरा जाए। ठीक है सर। सत्यवीर चौहान जी, मैं तो बोलता हूँ कि वरिष्ठ पत्रकार के साथ एक एक्सपर्ट कमेंट के तौर पर भी आपको हरीश मैकुरी जी की बात को लेना चाहिए। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ठीक है, ऐसे लोगों को मौका तो मिले तब कि हम पता चले किसके अंदर कितना जुनून भी है काम करने का, किसके अंदर कितनी समझदारी है, तो इस तरीके से भी मिलना चाहिए मौका। और जो तमाम लोग हैं, ठीक है आपकी पार्टी में एक सिस्टम है, खुलकर ना कहें, लेकिन भीतर तो इस तरीके की जिज्ञासाएं ज़रूर होती हैं जो वरिष्ठ नेता हैं कि वो भी काम करें प्रदेश के लिए। जिज्ञासा मात्र इतना है, भारत माता का वैभव, उत्तराखंड का गौरव, उसके लिए हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारा प्रत्येक जनप्रतिनिधि काम कर रहा है। नहीं, फिर उनके पास जो है पावर मिल जाएगी ना कि वो उस हिसाब से भी काम कर पाएंगे। इतना काम है, इतनी मॉनिटरिंग करने के लिए काम है। इस समय उत्तराखंड का ऐसा क्षेत्र बता दीजिए, ऐसी विधानसभा बता दीजिए, ऐसा कोना बता दीजिए जहां पर इस समय विकास के कार्य ना हो रहे हों।
और किसी भी प्रकार का भेदभाव, किसी भी प्रकार का तुष्टीकरण आपको देखने को कैंथोरा जी नहीं मिलेगा। आपको एक बार भी इस प्रकार का डिबेट करने का अवसर प्राप्त नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किसी प्रकार का तुष्टीकरण किया गया हो, किसी प्रकार की ऐसी नीति बनाई गई हो कि किसी को प्रलोभन दिया जा रहा हो किसी वर्ग को। हमारे यहाँ समग्रता में विश्वास रखा जाता है, समग्र विकास में विश्वास रखा जाता है। अंत्योदय हमारा विचार है कि अंतिम पद पर व्यक्ति जो बैठा हुआ है उसके जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन लाया जाए। सरकार की मूलभूत जो योजनाएं हैं जो उसके जीवन को प्रभावित कर सकती है, उसमें कैसे उसको जोड़ा जाए। अब बात आती है कि भाई उत्तराखंड में 70 विधानसभाएं हैं, हमारे पास 47 विधानसभाएं हम जीत के आए। उत्तराखंड की जनता ने हमें जो पुरानी परिपाटी थी उसको तोड़ते हुए एक नया इतिहास बनाने का काम किया। उत्तराखंड की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जनता का जो आशीर्वाद है जिस प्रकार का है उसको सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। लोकतंत्र में जनता संप्रभु है, उसने जो फैसला सुनाया है वो सभी के लिए स्वीकार्य है। जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको सभी को स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस का विधायक हो या भारतीय जनता पार्टी को, सभी क्षेत्रों में उत्तराखंड आगे बढ़ना चाहिए। अगर एक भी क्षेत्र पीछे रहता है तो उत्तराखंड कभी आगे प्रगति नहीं कर सकता है, वो कहीं ना कहीं उसमें रोड़ा उत्पन्न करेगा उसके विकास में। मुख्यमंत्री जी ने यह तय किया जितने भी विधायक उत्तराखंड के आए वो कम से कम ऐसे 10 काम लाए जो उत्तराखंड में जो उनके क्षेत्रों में बहुत आवश्यक है। अभी एक महीने पुरानी ही बात है कि 1000 से अधिक ऐसे प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी के पास है, उसमें तमाम कांग्रेस के भी विधायकों के प्रस्ताव थे। उसमें से जब उसको पूरी वो स्क्रूटनी की गई तो 700 से अधिक ऐसे प्रस्ताव थे जो बहुत आवश्यक थे। मुख्यमंत्री जी ने कहीं भी किसी भी विधायक के प्रति, चाहे वो कांग्रेस का हो, कोई तुष्टीकरण का भाव नहीं रखा। उन्होंने सभी को उत्तराखंड के जनमानस के रूप में देखा। वो सभी के कार्य अभी गतिमान है, कुछ समय में उस पर काम करना शुरू हो जाएगा। इसी का परिणाम है कि चाहे हरीश धामी जो आपके धारचूला विधानसभा से आते हो, चाहे मदन बिष्ट कुमाऊं से आते हो, उन्होंने कहा कि हम कैसे इसका एक भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर सकते हैं जब हमारे कहने पे सारे विकास के कार्य हो रहे हैं, जो आवश्यकताएं हमारी विधानसभाओं की, हमारे क्षेत्र की। तो ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, अन्य नेताओं को समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी, जो मैंने कहा, समग्रता में विश्वास रखती है। हम जो फैसला आ गया, जो चुनाव के बाद जो फैसला आ गया, जनता ने सुना दिया, उसके बाद कैसे उत्तराखंड को आगे ले जाना, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे अंदर किसी भी प्रकार का आपको यह तुष्टीकरण का भाव नहीं दिखेगा। इसीलिए आज उत्तराखंड में जो इतने सारे कार्य गतिमान है, कहीं पर किसी प्रकार का रोड़ा उत्पन्न नहीं हो रहा। हमने जितनी योजनाओं को संचालित किया है उसमें कहीं आपको भेदभाव नहीं दिखेगा। ठीक है, हमारे समय पे ही 3 मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड के अंदर आए हैं। 2 तो ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जो पहाड़ों के क्षेत्र में, चाहे अल्मोड़ा हो चाहे श्रीनगर हो, हमने वो कार्य किए। और ठीक है, मैं कंप्लीट सवाल ये है ना कि अगर इन्होंने कहा मंत्री पद अगर होते, नहीं, एक विलेज टूरिज्म की बात कही, कैबिनेट विस्तार होगा तो कार्य और ठीक ढंग से हो पाएंगे, उसमें जो है जिम्मेदार। अब एक मंत्री के पास 10 विभाग होंगे तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हो जाएंगी ना, तो ऐसे में जो छोटे काम होंगे उन पर प्रभाव पड़ना लाजमी है, विकास कार्यों पर तो प्रभाव पड़ेगा ना। हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो इतनी क्षमता रखते हैं कि अगर उनको किसी भी प्रकार का कार्य दिया जाए उसमें वो दक्षता रखते हैं उसको पूर्ण करने में। लेकिन और वो आपको दिख रहा है, अगर इसमें फेल होते तो इतने बड़े बड़े निर्णय उत्तराखंड के अंदर होते। अभी तक उत्तराखंड के अंदर हाहाकार मची होती कि भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई है। 2024 के चुनाव तो अभी संपन्न हुए हैं कैंथोरा जी। अगर इस प्रकार का कोई भी हमारे द्वारा अगर इसी प्रकार का कोई भी अगर ऐसा निर्णय होता, हम काम ना कर रहे होते, किसी प्रकार से उत्तराखंड के अंदर प्रगति ना होती, तो इस प्रकार के निर्णय नहीं आते हैं। ये इस और दिखाता है, कोई भी जो चुनाव होते हैं, जो नई सरकार आती है, या 2 वर्ष गठित हो जाते हैं, या 6 महीने या 1 साल गठित होकर हो जाते हैं, ये उसके लिए एक लिटमस का काम करती है, उसके टेस्ट का काम करती है कि सरकार किस दिशा में जा रही है। अगर वो रिजल्ट पॉजिटिव आता है, इसका मतलब कि सही दिशा में जाती है, वो परिलक्षित करती है कि जो हमने सरकार चुनी है वो सही दिशा में जा रही है। आप ये बता दीजिए कि भाजपा का ये कहना है कि 5 सीटें तो लोकसभा की फिर उत्तराखंड की जनता ने भाजपा की झोली में दे दी, तो कहीं पर दिक्कत होती है अगर विकास कार्यों को लेकर, तो फिर जीतते कैसे? रवि जी, आप सुनिए, आप ये मान के चलिए कि ये बात तो विपक्ष तब तक रखेगा सरकार के आगे कि मंत्रियों की संख्या जब तक ये पूर्ण नहीं होती है, कि 12 मंत्री अगर चाहिए प्रदेश को, ताकि प्रदेश में सतत एक जो प्रक्रिया होती है विकास की, और विकास को अगर आगे बढ़ाना है वाकई जो है पर्वतीय क्षेत्र में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में, तो 12 मंत्री आपको लाने होंगे, जो 8 की आज संख्या है। इसके अलावा आज जितनी बातें अभी प्रवक्ता महोदय कर रहे थे, वो 47 अपनी जो सीटें हैं उनकी,
आज जो स्थिति है इस सरकार में, जो 7 साल से ये सरकार इस समय शासित है प्रदेश में, रवि जी, अगर कुछ विधानसभाओं में हो रहा है तो वो देहरादून से रिलेट करती हैं या ऋषिकेश से रिलेट करती हैं, हरिद्वार से रिलेट करती हैं। सुनिएगा, पर्वतीय क्षेत्र में जो बार बार मैं बात करता हूं, पर्वतीय क्षेत्र की इतनी अवहेलना है कि मैं स्वयं जब छूता हूं जब विधानसभा क्षेत्रों को पहाड़ में, क्योंकि हम पहाड़ से ही हैं, हम पर्वतीय क्षेत्र से हैं, पौड़ी गढ़वाल से, लेकिन मैं जब भी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में, निश्चित रूप से हर विधानसभा क्षेत्र में लगभग जब भी मेरा जाना होता है तो मैं स्वयं देखता हूं कि मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। अभी वनाग्नि की बात में जब मैं आपके सामने भी मैंने बात रखी थी कि लोगों की स्थिति ये थी कि प्रशासन को अगर उन्होंने बोला कि वाकई जो है ये जो आग हमारे घर तक पहुंच चुकी है, हमारी गौशालाओं को जला चुकी है, 15 घंटे बाद वहां पे जो है आपकी फायर पहुंच रही है, फायर ब्रिगेड पहुंच रही है। आप सोचिएगा कितनी क्या स्थितियां इन्होंने क्रिएट कर रखी हैं इस प्रदेश में। और आज अगर ये सीमित है, देहरादून तक सीमित है, पूरी कैबिनेट, सारे इनके समूचे जो पार्टी के विधायक है वो इसी में बैठ के सारे डिसीजन लेते हैं। आज अगर डिबेट में आके आप अगर क्लेरिफिकेशन पे क्लेरिफिकेशन देते हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं, आप हर बात पे अगर पर्दा डालने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी। सत्यवीर जी, हम लोग चाहते हैं कि 3 वर्ष जो आपके जाए ना जाए इस प्रदेश के, इसी वजह से लड़ाई लड़ी जा रही है सत्यवीर जी कि 4 जो कैबिनेट मंत्री हैं वो आपको पूर्ण करना पड़ेगा। कैबिनेट पूरा मानक जो कैबिनेट का होना चाहिए, 12 मंत्री होने चाहिए, 12 मंत्री होने चाहिए। सत्यवीर जी, शॉर्ट में अपना सबसे बड़ा मानक होना चाहिए कैंथोरा जी की पारदर्शिता और पारदर्शी रूप से सरकार चलती रहे। हमारी सरकार पारदर्शी रूप से चल रही है, सुचिता के साथ चल रही है, कोई भ्रष्टाचार आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई अनैतिक कार्य आपको देखने को नहीं मिला। इन्होंने अभी कहा पहाड़ की बात करी इन्होंने, तो तमाम वो कार्य चल रहे, चाहे पर्वतमाला का कार्य चल रहा हो, चाहे मानस खंड का कार्यक्रम चल रहा हो, चाहे ऑल वेदर का कार्यक्रम चल रहा हो, चाहे वो जो 1962 में, एक सेकंड कंप्लीट, लास्ट में आइए, लास्ट में आप सुन लीजिए, लास्ट में मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं। फाइनल कमेंट फिर 1962 में जो गांव खाली हुए थे उनको दोबारा से उनको वहां पर ले जाने का काम किया जा रहा है। ऑल वेदर रोड चल रही है, रोपवे बन रहे हैं। वास्तव में बताता हूं, ये इन्होंने प्रश्न क्यों उठाया? प्रश्न क्यों उठाया? मैं सुन लीजिए, अब बता रहा हूं, इन्होंने प्रश्न क्यों उठाया? ये प्रश्न क्यों उठाया? इन्होंने प्रश्न क्यों उठाया? प्रश्न इसलिए उठाया जो कांग्रेस की नीति रही है, पहाड़ को बांटो, पठार को बांटो और ब्राह्मण को बांटो और ठाकुरों को बांटो, एससी को बांटो, दलित को बांटो, ये इनकी नीति, इसलिए इस प्रश्न में आई है। मूल इनका उत्तराखंड से कोई लगाव नहीं है, ये इनकी मूल धारणा है कि उत्तराखंड लगातार पीछे चलता रहे। जिन्होंने उत्तराखंड को बर्बाद किया उनके साथ जाकर चुनाव लड़े और यहाँ का उत्तराखंड अपने को ठगा हुआ महसूस कर रही है। बोलना नहीं आता है तो बोलने दीजिए। सुनिएगा, बोलना आता है, बोला करिए, बीच में ना बोला। अगर आप उत्तराखंड को बांटने का प्रयास करोगे, अगर आप उत्तराखंड को बांटने का प्रयास करोगे, ठीक है, मैं सबके पास भी नहीं जा पाऊंगा क्योंकि समय नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा आप सबका। ठीक है सत्यवीर जी, प्लीज मैं शुक्रिया करना चाहूंगा तमाम मेहमानों का, सत्यवीर जी, गिरिराज जी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरीश मैखुरी जी थे। हमने आज की जो चर्चा की थी वो कैबिनेट विस्तार को लेकर की। विपक्ष का ये आरोप है कि यहाँ पर कैबिनेट विस्तार इस वजह से नहीं हो पा रहा है कि जो पार्टी है उसके भीतर कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, लेकिन भाजपा का ये कहना है कि तमाम जो विकास के कार्य हैं उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। आने वाले वक्त में देखना होगा कि कैबिनेट विस्तार को लेकर जिस तरीके से वरिष्ठ नेता जो भाजपा के हैं वो भी टकटकी लगाए बैठे हुए ज़रूर हैं। ठीक है, खुलकर पार्टी में बात बाहर नहीं आ रही है, लेकिन वो ज़रूर इंतजार में है कि उनको भी जिम्मेदारियाँ दी जाएँ। अब इसमें एक बात और भी है, चर्चा ये भी है कि हो सकता है कि जो इस वक्त मौजूदा कैबिनेट है उसमें भी कुछ फेरबदल हो, और ये भी एक चर्चा है कि हो सकता है कि कुछ राज्य मंत्री भी उत्तराखंड में और लोगों को उसका जिम्मा दिया जाए। लेकिन देखना होगा आने वाले वक्त में पार्टी का क्या निर्णय होता है और मुख्यमंत्री अपने विवेक से किस प्रकार आगे का जो प्लान है उसको तैयार करते हैं और आगे किस तरीके का निर्णय लेते हैं। क्वेश्चन आवर में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।